तो आज की वीडियो में हम अपनी हार्ट हेल्थ को लेके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपने हार्ट को मैक्सिमम हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार सारे टॉपिक हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, सारे टॉपिक मुझे आते भी नहीं है और रिसर्च भी ना अभी ऑन गोइंग है, चल रही है। पता नहीं क्या नया कुछ सामने आ जाए। ठीक है। लेकिन अभी तक का जो अपडेट नॉलेज है ना यार, कि ये तो हमें पता होनी चाहिए, वो आज सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि आपका जो दिल है ना, आपका जो हार्ट है, वो आपकी लंग्स के बिना काम नहीं करता है। हमारा दिल और फेफड़े दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। तो हमें ये दोनों के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है। और मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा कि ऐसे दूध का गिलास लीजिए, उसमें ऐसे शिलाजीत मिला के घोल के पी जाइए, ये सब सही हो जाएगा। नहीं, हम कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, प्रॉपर चीज़ों को समझेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो बातों का कोई सेंस भी है या नहीं। ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा ना, इस चक्कर में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप फोकस कर सकें, और मैं ट्राई करूँगा कि अपनी बात को कम से कम शब्दों में आपसे कह सकूँ। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस के साथ कि पहले हम ये समझते हैं कि ये लोग काम क्या करते हैं, ये हार्ट और लंग्स वर्क कैसे करते हैं, ताकि हम आगे की इश्यू को और अच्छे से समझ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस के साथ कि ये काम क्या करते हैं। तो हमारे पास ना दो ऑर्गन्स हैं। ठीक है। एक हमारा हार्ट और एक हमारे दो दो हमारे लंग्स। ठीक है। तो जब भी आप सांस लेते हो, कि मैंने सांस ली है ना, तो इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, जिसमें से हमारे काम की जो गैस है ना वो है ऑक्सीजन, O2। तो ऑक्सीजन मेरी अंदर जाती है, ये सांस ली। अब यहाँ पे आपका हार्ट क्या करता है, आपका दिल क्या करता है, ये ऑक्सीजन को पकड़ता है। ठीक है। इसे ना खून में मिला देता है, और उस खून को आपकी दूर दूर के अंगों तक पहुंचा देता है, बॉडी में हर जगह उस खून को पहुंचा देता है। ठीक है। तो अब उस खून में क्या है, ऑक्सीजन है। अब खून में ना एक चीज़ और होती है, जो भी आप खाना खाते हो, ठीक है, तो वो खाना ना एक छोटे छोटे फॉर्म में बॉडी कन्वर्ट करती है। तो जो काम का चीज़ नहीं है वो तो आप निकाल ही देते हो। जो काम का है, जैसे कि ग्लूकोज, फैटी एसिड्स या फिर अमीनो एसिड्स, ये सारे इस ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाते हैं, स्पेशली ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुए और एनर्जी बन जाती है। ठीक है। एनर्जी बन गई। अब ये जब एनर्जी बन गई ना, तो उसमें गैस बनती है जिसको आप कहते हो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वो गैस आपके ये वेन से आती है। ठीक है। वेन, आपने ये जो हरे हरे दिखते हैं ना, ये वेन्स, इससे CO2 इसमें आती है, और फिर मैंने ये सांस ली थी, और इसी समय ये जो CO2 थी, जो पहले की पुरानी थी, वो यहाँ आ गई और बाहर चली गई। तो ऑक्सीजन का जाना, एनर्जी बनना, और उसके बाद CO2 का वापस आना, यही चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एनर्जी बन रही है। एनर्जी यानी कि यार आप समझो कि मेरा ये उंगली का हिलाना, ठीक है, मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरा मूव करना, आपका जिम जाना, जो भी करना, वो एनर्जी से तो हो ही रहा है। और एनर्जी क्यों बन रही है? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है। इसलिए ऑक्सीजन नहीं तो हम मर ही जाएंगे, क्योंकि आप सोचो कि ब्रेन को भी एनर्जी नहीं मिलेगी, आप 2-3 मिनट में ही मर जाओगे। ठीक है। तो ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सिस्टम इसलिए सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो आप? और क्या होता है, जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कि जिम में ना बहुत वेट उठाते हैं, ठीक है, और फिर वो बेहोश हो जाते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि देखो, जिस अंग से उनने वेट उठाया था, बहुत प्रेशर था वहाँ पे। अब आपके दिल को वहाँ पे एनर्जी बनानी थी उस जगह पे, तो सारा खून दिल ने वहाँ पहुँचा दिया कि भाई तू समझ जा। इस चक्कर में क्या हुआ कि ब्रेन के पास खून नहीं पहुँच पाया, ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाई, ब्रेन में एनर्जी नहीं बन पाई। तो ब्रेन थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया। ठीक है। और ब्रेन का है कि भाई 2-3 मिनट भी नहीं पहुंची ना, तो हमारा काम ख़त्म है। इसलिए इसकी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए औकात से ज़्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए, है ना। तो ये एक पॉइंट था। अब आपने आपका सब कुछ है यार, आपका स्टेमिना, स्टेमिना सोचिए, आप लोग वयाग्रा खाते हैं। वयाग्रा क्या करती है? वयाग्रा आपके दिल को धक 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 धक, बेचारे को बहुत तेज़ धड़कवाती है। जब वो बहुत तेज़ धड़कता है तो खून पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, तो फिर वो वहाँ भी सप्लाई हो जाता है, और इंसान कहता है कि वाह, कि मैंने क्या तो किया। ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये सब, समझ रहे हो आप, ये बॉडी नेचुरल नहीं है, ये थोड़ी सी आर्टिफिशियल चीज़ है कि आप दिल को, जब वो नहीं धड़कना चाहता, जब आप उसे धड़कवा रहे हो। तो सो दीज आर सम इश्यूज़। तो यहाँ से हम दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ रहे हैं। एक आपका सांस लेना, क्योंकि सब कुछ इस पर डिपेंड है। आप जो भी एक्सरसाइज करेंगे, फिटनेस में जाएंगे, हर जगह सांस लेना, किस तरीके से आप सांस लेते हैं, कितनी सांस लेते हैं, वो शरीर में किस तरीके से पहुंच रही है, आपके खून में मिल रही है कि नहीं। और खून में मिल गई है
तो वो आपके शरीर के हर अंग तक पहुंच रही है नहीं, ठीक है। खून का बहाव कैसा है, खून का बहाव, खून का फ्लो कैसा है, किस तरीके से वो पॉइंट टू पॉइंट जाके मेरी उंगली की यहाँ तक भी आके अपना काम कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। इसलिए ये सिस्टम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारे लंग्स और हमारा दिल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इस टॉपिक की ना इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय में ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज़ थे जिनको हम बहुत फ़िट मानते थे। हम उनको फ़िट मानते ही नहीं थे, वो फ़िट थे भी। उन्होंने अपनी बॉडी पे इनफ मेहनत की थी, राइट। लोग उनको देखते थे कि हाँ यार ये हैं कुछ, राइट। और उनकी डेथ सामने आई और उसका रीज़न बताया गया कि हार्ट अटैक था। चलिए, सेलिब्रिटीज़ को अगर हम छोड़ें, मेरे एक रिलेटिव है, उनका बेटा शायद 21 या 22 साल का था। वो फ़ोन पे बात कर रहा था, कॉलेज जा रहा था, और फ़ोन पे बात करते करते उसे हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। एक डेटा कहता है कि इंडिया में 40 लाख से भी ज़्यादा लोग हर साल हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से मर जाते हैं। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि लोग मर रहे हैं। इसके अलावा भी ना आजकल जो एक लाइफ स्टाइल में है कि लोगों का सिर भारी है, आलस आ रहा है, सोने का मन कर रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। ये बड़ा हमारा कॉमन सा पार्ट बन गया है लाइफ का कि हम दौड़ नहीं सकते, थोड़ा सा चल लिया तो दिल धक धक करने लगा, ठीक है। तो ये बड़ा एक नॉर्मल सा हमारा पार्ट बन गया है लाइफ का। सो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इनका सबका सॉल्यूशन यही होगा जो हम बात करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं ये आपको हेल्प करेंगी। आपको क्या, मुझे भी, हमको ये हेल्प करेंगी कि ताकि हम हमारी कुछ चीज़ों को सुधार सकें, ठीक है। तो इसी इम्पोर्टेंस के साथ हम इस टॉपिक में अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अब आगे का वीडियो हम ऐसे कवर करेंगे कि हमारे पास दो ऑर्गन्स हैं, लंग्स एंड हार्ट। हम पहले इनकी समस्याएं डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इनको ख़राब कर रहे हैं, फिर हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो हम अपने हार्ट के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और ये समझते हैं कि कैसे हम अपने हार्ट को धीरे धीरे ख़राब कर रहे हैं। तो मैं आपसे 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करूँगा कि ये गलतियाँ हम लोग कर रहे हैं और इस वजह से हमारा हार्ट धीरे धीरे वीक हो रहा है, ठीक है। उसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं ना, तो सबसे पहला ऑर्गन जो बनता है, सबसे पहला जो अंग बनता है, वो हमारा हार्ट होता है, हमारा दिल होता है। जब हमारा ब्रेन भी अच्छे से नहीं बना होता ना, जब ये बन जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला ऑर्गन है जो बनता है और पूरी लाइफ हमारे लिए काम करता है बिना रुके, धक 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 धक, और मरते समय तक हमारे साथ रहता है। लास्ट में हमारे साथ भी ये शांत हो जाता है। तो अगर हम इस नज़रिए से देखें तो समझे ना यार, कितना इम्पोर्टेंट है कि उस भगवान ने, उस खुदा ने सबसे पहले हमें ये दिया था, राइट। और लेकिन हम इसे उतनी इज्जत से ट्रीट तो नहीं करते हैं। गलत खाना खाते हैं, गलत दवाइयाँ यूज़ करते हैं, बहुत कुछ गलतियाँ करते हैं और इसकी इतनी इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो इस नज़रिए से देखते हुए, इसकी इज़्ज़त करते हुए, हम अपना पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इसे वीक कर रहे हैं, और वो है इनएक्टिव लाइफस्टाइल। अब इनएक्टिव लाइफस्टाइल क्या है? तो सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ कि बहुत समय तक पड़े रहना, बहुत समय तक सोते रहना और अपने बॉडी को थोड़ा सा भी दिन भर में पुश नहीं करना, सारा काम बैठ के लेट के यहाँ वहाँ डले डले कर लिया, हो गया, दिन निकल गया। ये है इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सरल शब्दों में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ और आप समझिए कि हमारा शरीर कैसे वर्क करता है। एक आप एग्ज़ाम्पल लीजिए किसी टीचर का। आप मानिए कि कोई टीचर है, उसका क्या काम है? उसका काम है बच्चों को समझाना, मतलब गले का इस्तेमाल अच्छे से करना और हाथ का इस्तेमाल अच्छे से करना लिखने के लिए, ठीक है। तो बॉडी के पास क्या सिग्नल जा रहा है कि हाँ, ये इंसान के लिए गला इम्पोर्टेंट है, हाथ इम्पोर्टेंट है, और वो ऑर्गन्स को वो ठीक करने की बॉडी हमेशा कोशिश करती है। भुवन बाम ने एक इंटरव्यू में अपने बताया था कि वो पहले कैमरा ऐसे पकड़ के शूट करते थे ना, कैमरा, और जब अपनी वाइन शूट करते थे तो धीरे धीरे उनकी आदत हो गई थी कि वो 20 से 25 मिनट तक लगातार कैमरा को ऐसे होल्ड कर सकते थे और उनके हाथ में दर्द नहीं होता था, ठीक है। तो ये शो करता है कि बॉडी कोशिश करती है कि जिस चीज़ का यूज़ हो रहा है उसको थोड़ा सा टफ बनाने की। आपने देखा होगा जो लोग हाथ का बहुत यूज़ करते हैं उनके हाथ में एक हार्ड स्किन की लेयर आ जाती है। जो किसान होते हैं या जो लोग जिम करते हैं बिना ग्लव्स के, उनके हाथ में एक हार्ड लेयर आ जाती है। वो प्रूफ है कि बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की हेल्प करती है। आपका बाइसेप्स बड़ा हो रहा है, ये भी प्रूफ ही है ना
कि आपने कहीं जाके डंबल से अपने बाइसेप्स को तोड़ दिया, बॉडी कह रही है ये इंसान पागल हो गया है, इसका ठीक करो ये, और इसको थोड़ा सा मजबूत बनाओ, ठीक है, तो बाइसेप्स बड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई बॉडी की बात है। अगर हम ब्रेन की बातें करें ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। एक ना बीमारी होती है जिसका नाम होता है अल्जाइमर डिसीज़। तो अगर आपने उरी मूवी देखी होगी, तो उसमें विक्की कौशल है, उनकी माँ जो रहती है, उनका जो कैरेक्टर उसमें दिखाया गया है कि उनको अल्जाइमर डिसीज़ होता है, वो भूल जाती हैं विक्की कौशल को, ठीक है, लास्ट में याद आ जाता है। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अल्जाइमर डिसीज़ में हम अपनी याददाश्त खो देते हैं, और रिसर्च ये कहती है कि अल्जाइमर डिसीज़ उन लोगों में ही ज़्यादा होता है जो लोग पूरी लाइफ में अपने दिमाग का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं बॉडी उसे ही प्रोटेक्ट करती है, उसे ही अच्छा बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा मेजर पॉइंट है कि अभी जो हमारी लाइफस्टाइल है वो इनएक्टिव है। हार्ट को हम कभी पुश ही नहीं करते, कभी बहुत ही कम होता हो कि आप ऐसे बहुत तेज़ दौड़ गए और हार्ट बहुत धक धक करने लगा, या आप 6th फ्लोर तक सीढ़ियों से चल गए, बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये जो पुश ना करना है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा हार्ट धीरे धीरे वीक हो रहा है। अब पुश करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जाके 10 किलोमीटर दौड़ लो, ठीक है, क्योंकि एक बहुत थिन लाइन है यूज़ करने में और ओवर यूज़ करने में। ओवर यूज़ नहीं करना है, यूज़ करना है, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ानी है, धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदम चलने हैं, और अपनी इनएक्टिव लाइफस्टाइल को एक्टिव करना है, ठीक है। ओके। तो हमारा सेकंड टॉपिक है डाइट। अब देखिए, डाइट अपने आप में ना बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इसलिए मैं सबसे मेन पॉइंट डिस्कस करूँगा जो हार्ट के लिए बहुत वैलिड है, ठीक है, और वो पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब हम समझते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल ना एक टाइप का फ़ैट है जो आपका लीवर ना बनाता है। तो मतलब कोलेस्ट्रॉल आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन फॉर्मेशन करने होते हैं, तो लीवर ये बनाते हैं। दिक्कत जब आती है जब ये कोलेस्ट्रॉल ना ज़्यादा बन जाता है बॉडी में। तो सवाल ये है कि ये ज़्यादा कैसे बन जाता है, ठीक है। तो इसकी दो थ्योरीज हैं, दो टाइप के फैट्स हैं। एक फ़ैट है जिसको आप कहते हो सेचूरेटेड फैट, फैट नहीं फैट, सेचूरेटेड फैट। एक फ़ैट है जिसको आप कहते हो ट्रांस फैट, ठीक है। तो सेचूरेटेड फैट क्या है, आप ऐसे ले लो कि वो फैट जो किसी ना जानवर से आ रहा होता है, जैसे कि आप डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, डेयरी में स्पेशली, तो उसमें सेचूरेटेड फैट है। तो सेचूरेटेड फैट बहुत से लोग कहते हैं ज़रूरी है, बहुत से लोग कहते हैं हार्मफुल है, ठीक है। तो उसमें कहा जाता है कि सेचूरेटेड फैट क्या करता है कि आपकी लीवर में जाता है और लीवर को ना भुला देता है कि तुझे कितना कोलेस्ट्रॉल बनाना है। तो लीवर ना बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है, एक कोई लोग ये कहते हैं। कुछ रिसर्च ये कहती हैं कि सेचूरेटेड फैट में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में चला जाता है तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन सेचूरेटेड फैट का ना किसी को कुछ एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि यार ज़्यादा भी ना खाएं और कम भी ना खाएं। मतलब जैसे कि घी है, ठीक है, वो एक सेचूरेटेड फैट ही है, क्योंकि वो जानवर से है, तो ठीक है थोड़ा सा खा लिया। अगर दूध में बहुत सारा क्रीम है, मलाई है, तो उसे हटा दिया, जनरल सा दूध पी लिया, तो ये बेसिक सा। तो सेचूरेटेड फैट को तो हटा देते हैं। लेकिन दूसरा एक फ़ैट है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या होता है, जब भी आप ऑयल के साथ छेड़खानी करते हो ना, तो वो ट्रांस फैट बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई समोसे बना रहा है, ठीक है। अब समोसे बनते समय तेल उबलता जा रहा है, उबलता जा रहा है, समोसे का एक बैच निकला, दूसरा बैच निकला, वो तेल उबलता जा रहा है, उबलता जा रहा है, अब वो ट्रांस फैट बन चुका है, ठीक है। या फिर जब आप फ़ैट को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, जैसे कि चॉकलेट्स में फ़ैट होता है, या फिर केक्स में, पेस्ट्रीज़ में फ़ैट होता है, वो सारे ट्रांस फैट होते हैं। तो सैचुरेटेड फैट्स तो चलो ठीक है, ट्रांस फैट तो पक्का बुरे होते हैं। तो ये सब जो है ना, ये सब चीज़ें, ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या करने का है, ट्रांस फैट थोड़ा अवॉइड ही करो, सैचुरेटेड फैट थोड़ा बहुत खा लो। तो दो चीज़ें क्लियर हुई। तो कोलेस्ट्रॉल से होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में गया है ना, अब ये एक चीज़ को अपने साथ लेता है, उस चीज़ का नाम है प्रोटीन। तो अब ये दो बंदे हो गए हैं, एक है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है प्रोटीन, ठीक है। फिर ये तीसरी चीज़ को भी साथ में लेते हैं अपने, उस चीज़ का नाम होता है कैल्शियम, ठीक है। अब ये तीन बंदे हो चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और कैल्शियम, ठीक है। तो प्रोटीन तो ये उठा ही लेते हैं बॉडी में से। अच्छा, कैल्शियम को मुझे पता चला, एक एक बच्ची को मैं पढ़ा रहा था कि उसकी बुक में लिखा था कि ना आप अपने दांत को साफ़ करो तो आपका हार्ट अच्छा रहेगा।
तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, मुंह को साफ़ करने से हार्ट कैसे अच्छा रहेगा। तो मैंने उसमें रिसर्च करी, तो फिर मुझे पता चला कि आपके जो मसूड़े होते हैं ना, गम्स, ठीक है, अगर उनमें गैप है, ठीक है, अगर वो थोड़े से अ, अच्छे नहीं हैं, गैप थोड़ा, ठीक है, स्किन अच्छी नहीं है, तो क्या होता है, आप जैसे मैं बात कर रहा हूँ, दिन भर हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया का बिल्डअप हो जाता है। वो बैक्टीरिया मसूड़े से ना, मसूड़ा गम से ना आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, आपके खून में एंटर कर जाते हैं, फिर वो अपने चारों तरफ ना कैल्शियम को लगा लेते हैं जिससे वो बचे रह सकें, और फिर वो कोलेस्ट्रॉल के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बताओ, मैंने कहा ये भी होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हो जाती हैं, तो क्या हो गया आपका, एक कोलेस्ट्रॉल, एक ये गंदे बैक्टीरिया अपने साथ कैल्शियम लेके ये घुस गए, और प्रोटीन, ये तीनों लोग ना मिलके एक ना एक ग्रुप बना लेते हैं, एक गुच्छा सा बना लेते हैं। उस गुच्छे को आप कहते हो प्लेक। ठीक है, तो इस बीमारी का नाम होता है एरेथ्रोस्क्लेरोसिस समथिंग। तो क्या होता है कि ये प्लेग जो है अभी ऐसा बन गया है, तो मान लीजिए ये आपका मस्त आर्टरीज वेन्स है, आपकी धमनियाँ हैं जिससे खून बह रहा है बीच में से, सही चल रहा है। अब ये प्लेग जाके ना यहाँ कहीं बीच में अटक जाता है। ठीक है, तो अब ये मस्त खून बह रहा था और यहाँ पे अब ये प्लेग अटक गया है। तो आप समझ रहे हो, खून अच्छे से नहीं बह पा रहा है, इसी खून में आपका ऑक्सीजन है, इसी खून में आपका न्यूट्रिशन है, ये अच्छे से नहीं पहुँच पा रहा है हार्ट के पास, प्यूरिफिकेशन, बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, प्लेग जम गया है। अब मुझे एक चीज़ और पता चली कि क्या होता है कि ये जो आपकी आर्टरीज होती है ना, ये बड़ी सही होती हैं, स्मूथ होती हैं, तो ये अड़ क्यों जाता है, अड़ क्यों जाता है, इससे तो निकल जाना था। ठीक है, तो मुझे पता चला कि जब भी आप जंक फूड खाते हो, आप अल्कोहल तो पीते हैं, जब भी आप कोई ना गंदा सा खाना खाते हो ना, तो इसमें ना ऐसे ये जगह ना छिल जाती है। ठीक है, उसको कहते हैं लीजन्स समथिंग कुछ कहते हैं, कि हाँ यहाँ पे गैप हो जाता है, उस गैप में जाके ये अड़ जाता है प्लेक, और ये प्लेक फॉर्मेशन फिर आपको बहुत सारी दिक्कतें देता है। तो हार्ट डिसीज़ का सबसे मेन कारण है प्लेक फॉर्मेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, बहुत सारे इश्यूज इससे होते हैं। तो आप समझ रहे हो, तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें समझी बेसिकली, कि हाँ सैचुरेटेड फैट को ज़्यादा खाना, ट्रांस फैट को ज़्यादा खाना, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, प्लेक फॉर्मेशन, ये सब। अब यहीं की ही हम डिस्कस कर लेते हैं, मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन करके रखे हैं कि यार ये चीज़ों को हम कैसे कम कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम यही रैप अप करते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा कि लिख लो और ये अपनी डाइट में हो सके तो शामिल करो। एक चीज़ मुझे पता चली कि देखो, मैंने आपको दो फैट बताई थी, सैचुरेटेड फैट ठीक है बुरा है, थोड़ा बहुत खा लो, ट्रांस फैट तो खानी नहीं है, कम खाना है। एक फ़ैट होता है जिसे आप कहते हो अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड फैट ऐसा होता है कि बॉडी ना बहुत अच्छे से पचा लेती है, वो बहुत मस्त उसे हैंडल कर लेती है। जैसे कि आपने सुना होगा, क्या कहते हैं उसे, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, या लोग कहते हैं ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल तो भाई बहुत महंगा होता है, हम इंडियन लोग के लिए मस्टर्ड ऑयल ही ठीक है। वो आप मतलब पियो तो नहीं, खाने के साथ लो। तो आपने ये अनसैचुरेटेड फैट, जैसे कि आपके बेसिक से राइस ब्रान ऑयल करके आता है, सनफ्लावर सीड्स का ऑयल आता है, मस्टर्ड ऑयल आता है, ये सारे ऑयल आप खाओ। ठीक है, ये सारे ऑयल खाने से आपका एक अच्छा वाला फ़ैट बढ़ता है, जिसे कहते हैं आप HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये वाला फ़ैट क्या करता है, वो कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है लीवर के पास, फिर लीवर उसे भगा देता है बाहर। तो ये हम एक चीज़ खा सकते हैं कि आप मस्टर्ड ऑयल अपनी डाइट में शामिल करो, और थोड़ा सा ये जो गंदे वाले फ़ैट हैं, क्रीम, पेस्ट्रीज़, समोसे, ये सब थोड़ा सा अवॉइड करके घर का जो सिंपल खाना है वो थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल छोड़ दो, थोड़ा अवॉइड। दूसरी एक चीज़ पता चली थी कि नॉर्मल सी बात है कि हमें समझ में आ रहा है कि मुंह के गंदे रहने से इशू हो रहे हैं, तो हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो वो डॉक्टर का ठीक है, दाँत वात का, लेकिन आपके हार्ट को भी हेल्दी रखने के लिए 2 बार ब्रश कर सकते हैं। और फिर एक पॉइंट आ रहा था आपके गम से, यानी कि आपके मसूड़े बुरे हैं, मतलब उनमें कट्स वट्स हैं, तो वो उसके लिए ना विटामिन सी अच्छा होता है। ठीक है, और विटामिन सी काय में होता है, विटामिन सी होता है आंवले में होता है, आंवला। ठीक है, या आप नींबू खा लो यार, खाने में नींबू खा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब उनके लिए हो गया। फिर एक वर्ड था अपने पास, क्या था, लेसन्स, लीजन्स, लीजन्स, वो जो गैप हो रहे थे। ठीक है, वो जो गैप हो रहे थे, वो गैप कहते हैं कि वो गैप दो चीज़ों से भरते हैं। वो गैप भरते हैं, एक तो विटामिन ई से भरते हैं, विटामिन ई से, और एक वो भरते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6, दो टाइप के फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3। ठीक है, तो वेजिटेरियन के लिए तो ओमेगा 3 के लिए आपके पास वॉलनट्स, ठीक है, या आप बादाम खा लो, फ्लैक्स सीड खा लो, अलसी के बीज, और नॉनवेज तो ठीक है, फिर फ़िश विश आप खा ही लोगे, फ़िश ऑयल, ये एलगी वेलगी बहुत सारा कुछ है। विटामिन तो ये क्या के लिए हो गया, आपका ओमेगा 3 के लिए। फिर एक था विटामिन, तो विटामिन ई आपको मिल जाता है टमाटर में मिल जाता है। ठीक है, टमाटर खाओ और बादाम में मिल जाता है। और उसके अलावा एक सस्ती चीज़ आती है, उसे क्या कहते हैं, मूंगफली, उसमें भी विटामिन ई होता है, तो वो भी हम खा सकते हैं। इसके अलावा एक डार्क चॉकलेट चीज़ होती है,
जो अब किसी लोग को चॉकलेट खाने की शौक़ है, तो आप अगर चॉकलेट खाने का शौक़ ही है, आपको खानी है, तो आप डार्क चॉकलेट खाओ। डार्क चॉकलेट क्या होती है, आपकी ब्लड वेजल्स को ना ऐसे रिलैक्स करती हैं, शांति देती हैं बॉडी को। तो आप ऐसे आपने एक ला के रख ली फ्रिज में, एक आध दो बाइट खा लिए, तो अगर आपको मीठा खाने का शौक़ है तो आप डार्क चॉकलेट शामिल कर लो। इसके अलावा कहते हैं कि वो जो गार्लिक होता है ना, गार्लिक क्या कहते हैं उसे, लहसुन होता है शायद, ठीक है। तो बहुत से लोग कहते हैं "हाँ, हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन", तो खा लो भाई लहसुन। गार्लिक कहते हैं कि वो प्लेग जो फॉर्मेशन हुआ था ना, वो जो सब ग्रुप बने थे ये तीनों गैंग के, उसको वो कम करता है। इसके अलावा एक चीज़ होती है फाइबर, ठीक है। किसी भी फल का छिलका हो गया, ठीक है, या फिर आप जैसे आप ककड़ी वकड़ी वो सब खाते हो, या एप्पल खाते हो, या ओट्स में फ़ाइबर होता है, तो ये फाइबर फाइबर ना आपकी बॉडी पचा नहीं पाती है। तो फाइबर ना सीधा सीधा आपके ब्लड वेसल्स में ऐसे निकलता है, तो वो क्या करता है, ऐसे वो जो ग्रुप गैंग थी ना उसको ऐसे धक्का देते हुए जाता है, तो वो धक्का धीरे देने से वो थोड़ा थोड़ा साफ़ हो जाता है। तो फाइबर थोड़ा सा शामिल कर लो। इसके अलावा अगर कभी कभी मूड हुए तो एक आध ग्लास ग्रीन टी ले ली, है ना, तो ये ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए बहुत सारी, तो आप समझ रहे हो ना कि एक बेसिक सा ये डाइट हम शामिल कर सकते हैं कि जब कभी याद आया तो नींबू, जब कभी याद आया तो थोड़ा ब्रश कर लिया, जब कभी याद आया तो गार्लिक कोई दे रहा है तो मना नहीं किया, टमाटर खा लिया, बादाम खा लिए। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग कि हम समोसे कोई दो दे रहा था तो एक खा लो आप, है ना। तो ये बेसिक सा है डाइट का, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी, कभी लंबे तरीके से बात करेंगे। ओके, तो इसको यहीं रैप अप करते हैं, हमारा डाइट का पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है। डन। सो हमारे हार्ट के इश्यूज़ का थर्ड और लास्ट टॉपिक है ओबेसिटी, ठीक है। हमारा ज़रूरत से ज़्यादा मोटा होना, ठीक है, ज़्यादा वेट होना। अब इसमें कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि मोटापा अच्छी चीज़ नहीं है। मोटापा अपने आप में ही एक बीमारी है। अगर हम हमारा वेट ज़्यादा है तो नॉर्मल सी बात है कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, खून को ज़्यादा बहना पड़ेगा आपके भारी भारी हाथों को सर्व करने के लिए। प्लेक फॉर्मेशन, फ़ैट ऑलरेडी ज़्यादा है, मतलब प्लेक फॉर्मेशन होने के चांसेस रहेंगे। और हमारे हार्ट को ना ज़्यादा धड़कना पड़ेगा, क्योंकि उसे बहुत सारा काम करना है। ये सारी चीज़ें ना शरीर के लिए सही नहीं है। आपका स्टेमिना कम होगा, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत जगह पहुंचेगी, बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। तो मोटापा अपने आप में गलत चीज़ है। तो ये सबसे बेसिक सी बात है कि हाँ, हमें अपना वज़न कम करना है। और वज़न कितना होना चाहिए तो उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आप बीएमआई कराओ, वो सब ठीक है, लेकिन बेसिक सी चीज़ है, आप घर पे सिंपल सा करो कि यार, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक ब्रोका इंडेक्स है, उसका फॉर्मूला क्या है कि मेरी जो भी हाइट है सेंटीमीटर में, उसमें से 100 माइनस कर दो, ठीक है। जैसे मेरी हाइट है 180 सेंटीमीटर, उसमें से मैंने 100 माइनस कर दिया तो बचा 80, है ना। 180 में से 100 गया, 180 में से 100 गया तो बचा 80। तो जो 80 kg वेट है ना, वो मेरे लिए ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो मेरे लिए दिक्कत है, जो कि अभी है, क्योंकि मेरा वेट 83 के अराउंड है, तो उसे मुझे कम करना है। तो आप भी कम करो, साथ में हम लोग कम करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कुछ टॉपिक्स होते हैं कि हाँ, अगर आपकी बॉडी मसल से बनी हो तो उतना इशू नहीं है, अगर फैट ज़्यादा है तो ज़्यादा इशू रहता है, लेकिन ठीक है, हम एक जनरल लेके चलें कि हाँ, आप ब्रूका इंडेक्स यूज़ करके अपना वेट निकालो कि हाँ, अगर आपका वेट ठीक है तो गुड टू गो। और अब हम अब ओबेसिटी पे कभी और बात करेंगे एक प्रॉपर तरीके से। अभी हम हार्ट के ये तीनों टॉपिक जो हमने डिस्कस किए, पहला था इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, दूसरा था आपकी डाइट, और तीसरा था मोटापा, ओबेसिटी। ये तीनों को हम यहाँ पे ख़त्म करके अब हम डिस्कस करते हैं हमारे लंग्स की प्रॉब्लम को, कि हम अपने फेफड़ों को कैसे ख़राब कर रहे हैं। ओके, सो अब बारी है हमारे लंग्स की, अपने फेफड़ों की, कि उनके क्या दिक्कतें हैं, उनके क्या इश्यूज़ हैं। तो इनके बड़े सिंपल इश्यूज़ हैं, इसके लिए हमको ज़्यादा नहीं समझना पड़ेगा। सिंपल से दो इश्यूज़ हैं। एक तो वही सिंपल कि इनएक्टिव लाइफस्टाइल का ही हम एक एक्सटेंशन समझे, कि हम अपने लंग्स को उतना यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बड़ी धीमी धीमी सी सांसें लेते हैं। आपने मिलिट्री में देखा होगा कि वो दो टाइप का मेजरमेंट लेते हैं। वो चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं कि जब आपकी सांस बाहर है तो आपकी चेस्ट का साइज़ क्या है, और फिर वो उनसे कहते हैं कि आप ऐसे सांस लो, भरो, और ऐसे अपनी छाती को चौड़ा करो, और फिर वो नाप लेते हैं। सो ये दो तरीके से, तो वो देखना चाहते हैं कि आपकी लंग्स में कैपेसिटी कितनी है सांस को भरने की। वो जो कैपेसिटी है वो इम्पॉर्टेंट है, कि आपके लंग्स
बेस्ट तरीके से ज़्यादा ऑक्सीजन भर सकें, ठीक है, और उस ऑक्सीजन का यूज़ भी कर सकें। तो ऑक्सीजन भरना, ज़्यादा ऑक्सीजन भरना, वो तो चलो एक पॉइंट है। अब ऑक्सीजन का यूज़ कैसे नहीं होता है, तो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, स्मोकिंग। ये सबसे मेन कारण है। आपने एक ऐड देखी होगी, टीवी में आती है कि ये एक टार है और ये आपको बहुत बीमार कर सकता है। तो टार का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, जब भी आप सांस लेते हो ना, कि ये मैंने सांस ली, ओके, सो ये लंग्स में जाती है। लंग्स में से पाइप्स होते हैं जिसको आप कहते हो एल्वेलाई, ठीक है। तो एल्वेलाई के एंड में ना ऐसे गड्ढे होते हैं, ठीक है, ये पाइप है, एल्वेलाई ऐसे गड्ढे होते हैं, उसको आप कहते हो एल्वेलाई सैक। तो ये सांस जाके ना वो सैक में जाके भर जाती है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि दिल आता है, इस सांस को पकड़ के खून में भर देता है। तो वो दिल दिल का जो पाइप आता है ना, पल्मोनरी आर्टरी, वो आती है यहाँ सांस को लेने के लिए, और ये सांस यहाँ से ले लेती है। अब स्मोकिंग में क्या होता है कि मैंने धुआं ऐसे अंदर लिया, ठीक है। तो अगर आपने, तो आपको बेसिक साइंस याद होगी, शायद 10th क्लास की, उसमें क्या, उसमें 10th भी नहीं, 8th क्लास की उसमें क्या बताते हैं कि देखिए, जब भी कोई गैस है, गैस को जब आप बहुत पास में लाते हो तो वो लिक्विड बन जाती है ना। तो क्या है कि जैसे कि धुआं है, धुआं एक गैस है, ठीक है। जब बहुत सारा धुआं इकट्ठा होता जाता है, गैस, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो लिक्विड बन जाते हैं, उसे आप कहते हो टार। तो ये वो गड्ढे थे एल्वलाई सैक, जहाँ पे सांस को भरना था और यहाँ पे वो दिल उसे लेने आता। अब यहाँ पे ना वो टार भर गया है, लिक्विड भर गया है, ठीक है। अब आपकी सांस आ रही है उस लिक्विड पे, अब वो लिक्विड के इस तरफ नहीं जा पा रही है ना। तो फिर आपकी सांस खून में नहीं मिल पा रही है, ठीक है। ऐसे आपकी कैपेसिटी कम होती है, फिर आपका स्टेमिना कम हो जाएगा, फिर ये और वो दुनिया भर की चीज़ें। इसलिए स्मोकिंग जो मेनली हार्मफुल है ना, वो आपकी लंग्स के लिए है। फिर दुनिया भर की बीमारी हो जाएंगी, कफ बनने लगता है, क्योंकि बॉडी कोशिश करती है यार कि ये क्या हो रहा है, इसे हटाओ, ये क्या है टार। तो वो कफ बना के उसे हटाने की कोशिश करती है, आपको खांसी आने लगती है। बहुत सारे इश्यूज स्मोकिंग से जुड़े होते हैं, वो भी एक लंबा टॉपिक है। तो आप समझ रहे हो, दो इश्यूज मेनली, लंग्स का हमारा प्रॉपर यूज़ नहीं करना, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सेम पॉइंट, और दूसरा है स्मोकिंग। ये लंग्स के दो मेन इशू हैं, और आई थिंक यही अभी इम्पॉर्टेंट है, जो इन्हें धीरे धीरे वीक बनाते हैं। और इसके साथ हमारे प्रॉब्लम्स वाला पोर्शन हम ख़त्म करते हैं। सो अब टाइम है सॉल्यूशंस पे बात करने का। डाइट पे हम बेसिक सी बातें कर चुके हैं जो ज़रूरी थी। तो अगले सेक्शन में मैं एक्सरसाइजेस के डिफरेंट फॉर्म पे फोकस करूँगा, कि कैसे हम अपने हार्ट को मैक्सिमम हेल्दी रख सकते हैं और उसके साथ ही उसकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और परफॉर्मेंस से मेरा मतलब है हर तरीके की परफॉर्मेंस, ठीक है। तो एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि एक अच्छा हार्ट कैसा होता है, एक हेल्दी हार्ट कैसा होता है। हम्म, तो पॉइंट क्या है कि देखिए, हार्ट का कुछ एक ही मेन काम है, ऑक्सीजन की सप्लाई, ठीक है। तो वो क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है, उसे खून में मिलाता है और आपके शरीर में पूरे में पहुंचा देता है। यही लॉजिक था कि लंग्स से ऑक्सीजन लेना, उस ऑक्सीजन वाले खून को पूरे में बॉडी में पहुंचा देना, ठीक है। तो अगर ये, तो अच्छा एक चीज़ देखिए कि उसके लिए हार्ट धड़क रहा है पूरे टाइम, धक 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 धक, तो ऐसे खुलता है, ऑक्सीजन वाला खून आता है, फिर वो ऐसे पुश करता है और वो पूरे में वो खून ऑक्सीजन वाला पहुंच जाता है। अब अगर आप ये सोचो कि ये जो वो काम कर रहा है, ये काम, ये जो धक धक वो जो कर रहा है, वो उसे कम करना पड़े और खून ज़्यादा चला जाए, मतलब खून, हम ऐसा कह रहे थे कि खून ज़्यादा फिल्टर हो जाए, कि उसे कम धड़कना पड़े और खून की सप्लाई बहुत अच्छी हो जाए, ये हार्ट एक अच्छा हार्ट है, ठीक है। तो इस बात को हम और समझते हैं कि देखिए क्या होता है कि जो नॉर्मल इंसान होता है ना, जब आप रेस्ट में होते हो, ठीक है, हम लोग जब रेस्ट में होते हैं तो एक एक वर्ड होता है रेस्टिंग हार्ट रेट। तो जब हम कहीं पड़े होते हैं ना शांति से, तो उस समय अपना हार्ट ना 60 से लेके 100 बार धड़कता है, 60 से लेके 100 टाइम्स के बीच में धड़क रहा होता है, ठीक है। क्योंकि अपने कुछ काम चल रहे होते हैं, कि जैसे मेरी सांस चल रही है, मेरा डाइजेशन चल रहा है, मेरा ब्रेन चल रहा है, और ये जो सारे काम चल रहे हैं उसमें एनर्जी तो बनी रही है। तो 1 मिनट में हार्ट 60 से लेके 100 बार धड़कता है, जब जाके उससे ये काम हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन उसी की जगह जो टॉप लेवल के एथलीट्स होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए उसेन बोल्ट का। बोल्ट को सब लोग जानते होंगे, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है रनिंग में। तो उसेन बोल्ट का ना रिकॉर्डेड रेस्टिंग हार्ट रेट है, जिसको अपन, जो है अराउंड 36 बीट्स पर मिनट, 36 उनका रिकॉर्ड है। मतलब आप सोचो कि जो काम करने के लिए आपके दिल को 60 से 100 बार के बीच में धड़कना पड़ता है, वो उसेन बोल्ट का दिल ना 36 बार धड़क के ही कर लेता है।
आप समझ रहे हो वो हमसे कितने आगे हैं, ठीक है। जब एक नॉर्मल इंसान एक्सरसाइज करता है ना, एक नॉर्मल इंसान एक्सरसाइज करता है तो उसका जो खून है वो फ़िल्टर हो रहा होता है, यही प्रोसेस चल रही होती है। तो एक नॉर्मल इंसान का एक्सरसाइज करते समय जो खून फ़िल्टर होता है वो 15 से 20 लीटर होता है, 15 से लेकर 20 लीटर होता है 1 मिनट में। उसी की जगह अगर आप एथलीट्स का ब्लड देखेंगे तो वो 1 मिनट में 30 to 40 लीटर फ़िल्टर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, मतलब आप समझो उनका हार्ट किस लेवल पे वर्क कर रहा होता है, उनका स्टेमिना, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी स्ट्रेंथ हमसे कितनी ज़्यादा आगे है। एंड दिस इज़ द लेवल दैट वी कैन अचीव इफ़ वी कैन पुट द राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। तो समझ रहे हो आप। सो ये ज़रूरी है कि देखो हार्ट इम्प्रूव हो सकता है, और इसका प्रूव ये एथलीट्स हैं क्योंकि वो हमसे बहुत आगे है, ठीक है। तो हार्ट का इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। अब उसके लिए एक्सरसाइजेस क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सो फाइनली अब वो टॉपिक आता है कि भाई हार्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो सिर्फ हार्ट के लिए बनी हैं जो उसको इम्प्रूव कर सकती हैं। तो मैं आपको दो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बताता हूँ जो स्पेशली हार्ट के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, जो आपने सुने भी होंगे लेकिन फिर से सुन लो। पहली चीज़ है कार्डियो, ठीक है। कार्डियो क्या है? कार्डियो सिंपल सा है। जब भी आप अपने हार्ट बीट को थोड़ी सी मेहनत करके बढ़ाते हो, आप थोड़ा सा दौड़ने लगे, आप नदी में तैरने लगे, आप सीढ़ी पे चढ़ने लगे, ठीक है, वो सारे काम जो आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करके करते हो, जो आजकल हमने करने छोड़ दिए हैं, वो सारे काम कार्डियो में आते हैं। डांस करना। अच्छा एक चीज़ आप इमेजिन करो, इमेजिन क्या करो, याद ही होगा। जब हम छोटे बच्चे थे, हम सारे जब छोटे थे, तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि जब भी कोई चीज़ छोटे में, जैसे कोई ने किसी ने कुछ सामान को फेंक दिया, बॉल को कहीं फेंक दिया या कोई भी सामान लेके आना है, तो आपको याद होगा कि ऐसे ना बच्चे ऐसे दौड़ते हुए जाते हैं, ठीक है, उनमें ऐसे उछल कूद करते हुए, खुश होते हुए कि वो दौड़ते दौड़ते जाते हैं और वो उस चीज़ को जल्दी से लेके आते हैं कि हाँ यार बॉल उठा के लाना है, ठीक है, कोई भी सामान लेने जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, भागना है। उनके पैर भी छोटे होते हैं, तो वो जो जगह होती है यहाँ से वहाँ जाने के लिए, हम ऐसे है कि हम 2-4 कदम रख के जा सकते हैं, उनके लिए वो 10-15 कदम होते हैं। वो पूरे टाइम भाग रहे होते हैं, ठीक है। वो बच्चा हम अभी तो मर ही चुका है, ठीक है। अब हमारे हालत ये है कि अगर जैसे कुछ फ़ोन भी उठाना है मुझे और अगर मैं इस पलंग पे पड़ा हुआ हूँ, तो फिर मैं ऐसा कुछ हाथ करके आड़ा टेढ़ा होके पड़े पड़े ही कोशिश करूँगा कि फ़ोन उठा लूँ। पानी हम किसी से भी मांग लेते हैं, ठीक है। पानी लोग अब मतलब समझ रहे हो ना आप कितनी इनएक्टिव लाइफ स्टाइल एक काइंड ऑफ हो चुकी है। वो जो थोड़ा सा हार्ट रेट को पुश करना होता है, जब आप थोड़ी सी जॉगिंग करते हो, आप थोड़ी सी रनिंग करते हो, अगर आप जिम जा रहे हो तो अच्छी बात है, वहाँ पर ट्रेडमिल है, साइकिलिंग करते हो, साइकिल चलाते हो, ये सारी चीज़ें कार्डियो में आती है। कार्डियो करने से क्या होता है? कार्डियो करने से सिंपल सी चीज़ होती है यार कि आपकी हार्ट की हेल्थ मेंटेन रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप जिम में हो तो आप वो सब कर लो, घर पे हो तो कोई नहीं, थोड़ा जंपिंग जैक्स कर लिए, कहीं उचक लिया, थोड़ा सा डांस कर लिया, सीढ़ी पे चढ़ लिया, इसके अराउंड यही कार्डियो है, और कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अराउंड ये तो चलो, इसके अराउंड ये था एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दैट इज़ कार्डियो, तो आपको ये पता ही था। दूसरी एक्सरसाइज होती है हार्ट के लिए HIIT, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो कार्डियो क्या करती है, वो आपके दिल को अच्छा रखती है, ठीक है। HIIT क्या करती है, ये आपके दिल को बेस्ट बनाती है। HIIT में हम लोग क्या करते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में आप क्या करते हो कि आप ऐसा एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे आप जॉगिंग कर रहे थे, धीरे धीरे दौड़ रहे थे, वो आपका कार्डियो था। आपने अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा, आपकी जितनी औकात थी आपने पूरी औकात से दौड़ा, ठीक है। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग थी, आपने हाई इंटेंसिटी से दौड़ा, और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, फिर इंटरवल हो गया, ठीक है। इंटरवल हो गया तो आप थोड़ी देर के लिए रुक गए, ठीक है। फिर आप थोड़े चार्ज हुए और आपने फिर बहुत तेज़ी से दौड़ा, और आप फिर थके और रुक गए। या आपने एक साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर ली कि आपने पुशअप्स मारे, फिर आप जाके कहीं पे आप लटक गए, अपने चिनअप्स मारे, फिर आपने रोप कर लिया, फिर आपने सेटअप्स कर लिए, फिर आपने थोड़ा दौड़ लिया, फिर आपने सीढ़ी चढ़ ली। आपने बहुत ज़्यादा हार्ट को पुश किया। ये चीज़ हमारे हार्ट को बेस्ट बनाती है। तो कार्डियो स्पेशली डिज़ाइन क्या, स्पेशली वो एक्सरसाइज है, वो हार्ट हेल्थ को अच्छा रखेगी, और HIIT ट्रेनिंग आपके हार्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी।
ये दोनों एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिम जाना एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, और हार्ट हेल्थ अच्छी होना बहुत डिफरेंट चीज़ है। आप बहुत सारा वजन उठा के अपने हार्ट को हेल्दी नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी कर लो तो आप बहुत सारा वजन उठा सकते हो परफेक्टली, ठीक है। सो देर इज़ अ डिफरेंस। सो दिस इज़ द बेसिक एक्सरसाइजेज दैट यू कैन डू फॉर योर हार्ट। हमारी कार्डियक हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे हमारे लंग्स, ठीक है। तो दिल की बात तो हो गई, अब लंग्स भी बेचारे हैं तो इम्पोर्टेंट, आपकी फेफड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लंग्स का काम क्या है? लंग्स का एक ही काम है कि वो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं वो, ठीक है। तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट ना ब्रीदिंग को लेके होने वाले हैं। अब ब्रीदिंग के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखो सुनो। देखो आपका डाइजेशन चल रहा है, ठीक है, आपका डाइजेशन हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते है ना, डाइजेशन हो रहा है, किसी का पेट खराब हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। या फिर हमारा हार्ट चल रहा है, दिल धक 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 हो रहा है, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। तो जैसे हमारी सांस चल रही होती है तो जनरली वो चल रही होती है अपने आप, लेकिन सांस को हम जब चाहे जब हम कंट्रोल कर सकते हैं, समझ रहे। तो हमारी बॉडी में एक ये ऐसी चीज़ है जो जनरली अपने आप भी चल रही होती है और हम जब चाहें जब उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है क्या ऐसा, मतलब समझते हैं कि यार देखो, भगवान भी चाहते हैं कि आप सांस को कंट्रोल करो कभी कभी जब ज़रूरत हो, ठीक है। तो सांस को कब कंट्रोल करना है, कैसे करना है, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब सांस के बारे में हम कुछ, ब्रीदिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे इम्प्लाइड होंगी। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ब्रीदिंग को पहला ब्रीदिंग को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि ब्रीदिंग हमेशा नोज से होनी चाहिए। जो भी हम सांस लेते हैं वो हमेशा हमारे नाक से जानी चाहिए, ठीक है। अब आप भाग रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, एक डिफरेंट केस है, लेकिन आप दिन भर में कोशिश करो कि नाक से ज़्यादा सांस लो, ठीक है। तो इसके इसके क्या फ़ायदे हैं, तो मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। देखो सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि देखो नाक में क्या होता है, आपकी नोज़ में हेयर्स होते हैं, ठीक है, बाल होते हैं, उसके अलावा म्यूकस होता है। तो ये क्या करता है, ये जो गंदी चीज़ होती है ना हवा में, उसको फिल्टर कर देता है, तो अच्छी हवा आपके बॉडी में जाती है, ठीक है। तो एक तो फ़ायदा ये हो गया कि अच्छी हवा आपके बॉडी में जा रही है। दूसरा एक पॉइंट होता है कि जब भी आप नाक से सांस लेते हो ना, नोज से जब भी आप सांस लेते हो, वो जो सांस होती है ना वो बहुत डीप होती है। अभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, जैसे मैं अभी एक सांस लूँ नाक से, आप एक सांस लो और उसके लिए एक सांस मुंह से लो, आप दोनों में फील कर पाओगे कि मुंह से जो सांस ली थी ना वो ऐसी हल्की हल्की उथली उथली सी थी, गई और आ गई। और नाक से जो आपने सांस ली थी वो बहुत डीप थी, बहुत अंदर तक गई, और अंदर तक जाने के बाद वो प्रॉपर बाहर आई, ठीक है। ये डिफरेंस है, डीपनेस ऑफ ब्रीदिंग इज देयर। तो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, फिल्ट्रेशन हो रहा है, डीपनेस है। तीसरा क्या होता है, जब आप नाक से सांस लेते हो ना, आपका ब्रीदिंग का टाइम बढ़ जाता है, आप कम सांसें लेते हो, ठीक है। तो कम सांस लेना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये कुछ पॉइंट हुए कि हाँ, पहला पॉइंट क्या है कि भाई नाक से सांस लेना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इनहेल से लेके इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है, जब आप सांस को अंदर लेते हो, ठीक है, आपने सांस को अंदर लिया, इनहेलेशन। जब भी आप सांस को अंदर लेते हो ना, तो क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट जो होती है ना, हार्ट बीट वो बढ़ जाती है, आपका दिल ज़्यादा धक धक करने लगता है, ठीक है। तो जब भी मैंने सांस को अंदर लिया, मेरी हार्ट बीट तेज होती है, दिल धक धक करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन जो है ना, ब्रेन एक्टिव हो जाता है, ब्रेन एक्टिव हो जाता है आपका। और ऐसा कहते हैं कि आपकी फोकस करने की कैपेसिटी और आपकी नई चीज़ों को सीखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो मैंने सांस ली, ये हार्ट बीट तेज, ब्रेन एक्टिव, मेरा दिमाग फोकस्ड हो गया। तो जब भी कोई इंसान स्टडी कर रहा होता है तो वो फोकस कर सकता है इनहेलेशन पे। वो ये कोशिश करे, जब भी उसे ध्यान लगाना है वो ये कोशिश करे कि वो सांस को ज़्यादा अंदर ले। तो मैं ऐसे सांस ले सकता हूँ कि इनहेलेशन, इनहेलेशन पे फोकस करके आप अपने दिमाग को फोकस कर सकते हो, फोकस करके फोकस कर सकते हो, ठीक है। इनहेलेशन। फिर एक होता है एक्सहेलेशन, सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है। जब भी आप सांस को बाहर छोड़ते हो तो आपकी हार्ट बीट कम होती है, आपका दिल धड़कना धीमा हो जाता है। अब सोचो आप इसे कहाँ यूज़ कर सकते हो? इसे यूज़ कर सकते हो आप किसी जॉब इंटरव्यू में, या जब आप स्टेज पे परफॉर्मेंस देने जा रहे हो, किसी का आप गाना गाने जा रहे हो,
और आपको लग रहा है कि भाई बहुत डर लग रहा है मुझे, जब आपको बहुत डर लगता है तो आपका दिल धक धक करने लगता है, धक 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 धक, बहुत तेज, ठीक है। उसकी हार्ट रेट को अगर आपको कम करना है ना, तो आप सांस को बाहर छोड़ो, एक्सहेल करो। तो फोकस करो कि सांस को, पूरी सांस को बाहर निकाल दो। अगर आप सांस को ज़्यादा बाहर निकाल दोगे तो आपकी हार्ट बीट लो हो जाएगी। जैसे ही आपकी हार्ट बीट लो हो जाएगी, आपका जो एक एक्साइटमेंट ऑफ हो रहा था वो कम हो जाएगा। एक्सेलेशन, एक्सेलेशन में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपनी सांस को बाहर छोड़ते हो ना, तो आपके मूवमेंट बड़े कंट्रोल होते हैं। इसलिए आपने वो चाइनीज टाइप की मूवी देखे होंगे ना, वो लोग करते हैं हु हा वट एवर इट इज। वो जो हु हा करते हैं उसमें देखो हु, ये तो सांस छूट रही है ना। जब भी आप सांस को छोड़ते हो ना, आपकी बॉडी का कंट्रोल आप अच्छे से कर पाते हो। तो जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई बड़ा सा वेट उठा रहे हो, तो क्या होगा कि आपने सांस ली, ओके, और आप सांस छोड़ते समय वो वेट को उठाओ या वट एवर यू डूइंग। तो जब आप सांस छोड़ोगे, आपकी बॉडी आपके ज़्यादा कंट्रोल में रहेगी। और अगर आप सांस अंदर खींच के, जैसे अगर मैं भी सांस अंदर खींच के अगर मैं अपनी बॉडी का मूवमेंट करूँगा, वो मेरे लिए कठिन है। सांस बाहर छोड़ के इट्स ईजी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थे, नहीं समझ में आया हो तो बैक करके देख लेना, ठीक है। तो दो दो 3 पॉइंट हो गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको चौथा पॉइंट सुनाता हूँ, आयुर्वेद की एक कहानी सांस के बारे में। आयुर्वेद में एक स्टडी है, उसमें ये दिखाया गया है कि 3 लोगों को कंपेयर किया गया है। उसमें एक ना कछुए की बात कही है, टॉर्टोइस। तो टॉर्टोइस लोग क्या, कछुए लोग क्या होते हैं, 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, और बहुत से कछुए ऐसे हैं जो 300 साल भी जीते हैं। तो वो कछुए की जो सांस गिनी गई ना, वो 1 मिनट में ना 4 बार के अराउंड सांस लेता है। 1 मिनट में 4 के आसपास सांस लेता है। फिर दूसरा जानवर था कुत्ता, ठीक है। कुत्ते को आपने देखा होगा, ऐसे जीभ निकाल के है करता रहता है। तो कुत्ता ना 1 मिनट में 30 के अराउंड सांस लेता है। 30 से 35 सांस लेता है, 25, 30, 35, समटाइम्स 40 ऑल्सो। इतनी सारी सांस लेता है। तो कुत्ते की लाइफ होती है 20 साल, 15 से 20 साल। कुत्ता जी रहा है 15 से 20 साल, क्योंकि वो ज़्यादा सांस ले रहा है। टॉर्टोइस जी रहा है 100 से भी ज़्यादा साल, 300 साल, क्योंकि वो सिर्फ 1 मिनट में 4 सांसें ले रहा है, ठीक है। ह्यूमंस की सांस जो आइडियल सांस है, हम लोग 1 मिनट में 12 से 18 सांसें लेते हैं। और इसलिए हम कछुए से कम जीते हैं और कुत्ते से ज़्यादा जीते हैं। मतलब हम कितनी सांस लेते हैं उसका सीधा रिलेशन उस पर्टिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ से है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या सीख रहे हो, यहाँ से आप सीख रहे हो कि ज़्यादा सांसें नहीं लेनी है। ऐसे कुत्ते जैसे ओवर ब्रीथ नहीं करना है, ज़्यादा सांसें नहीं लेनी है। अब अभी की क्या कंडीशन है कि हम ज़्यादा सांसें लेते हैं, ठीक है। एक अच्छा इंसान जो फिट है सांस को लेके, तो उसके लिए 12-13 सांस इनफ है। आप अपनी कैलकुलेट करके देखिएगा, 1 मिनट का टाइमर लगा के आप कितनी सांसें ले रहे हैं। जनरली ऐसा होगा कि जो लोग थोड़े से फिट नहीं है ना, उनकी सांस ना 20 के आसपास पहुंच जाएगी, 18 के आसपास पहुंच जाएगी। चलो 18 तक भी नॉर्मल, लेकिन अगर आप 20-25 ले रहे हो ना, तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा सांस लेना सही नहीं है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है प्राणायाम का। प्राणायाम, अब देखो बहुत सारे प्राणायाम है, लोग पता नहीं बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन अब वो तो आप सीख ही सकते हो। लेकिन एक बेसिक सा मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि आपको आपके दिमाग को ट्रेन करना है धीरे धीरे, सांस का वो काउंट रख सके। तो जब भी कभी मौका मिले, कभी आप बैठे हो, कभी सुबह का समय है, अच्छा माहौल है, तो आप एक बेसिक सा प्राणायाम कर सकते हो। वो क्या है कि आपने डिसाइड किया कि भाई 5 सेकंड, या आपने 5 सेकंड से शुरू किया, चलो 5 भी छोड़ो, 3 सेकंड से शुरू किया कि मुझे क्या करना है, 3 सेकंड में सांस लेनी है, 3 सेकंड तक सांस रोकनी है, 1 2 3, 3 सेकंड तक सांस छोड़नी है, 1 2 3, और फिर छोड़ने के बाद 3 सेकंड तक रुकना है। ये एक्सरसाइज को रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है, और ऐसे माइंड को ट्रेन करना है कि हाँ तू काउंट रख नींद का। तो ये एक वन ऑफ द गुड वे जिससे हम सांस की ट्रेनिंग कर सकते हैं माइंड। तो ये चौथा पॉइंट किस चीज़ को लेकर था कि ओवर ब्रीथ नहीं करना है। अच्छा, ओवर ब्रीथ से एक लॉस और होता है। ओवर ब्रीथ से क्या होता है कि हम ना ज़्यादा CO2 खर्च करते हैं, हमारी बॉडी से ज़्यादा ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बुरी नहीं है, हमें बॉडी में चाहिए होती है, ठीक है। उसका यूज़ है, उसका यूज़ जब ये है, जब हमने शुरू में समझा था कि ऑक्सीजन से एनर्जी बन रही है। तो वो एनर्जी बनने के लिए जब ऑक्सीजन खून से अलग होती है ना एनर्जी बनाने के लिए, उस समय CO2 की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप ज़्यादा ब्रीदिंग करते हो ना, तो आपका ब्रेन आलस फील करता है, हम पूरे टाइम थका थका महसूस करते हैं।
ये अभी के ज़माने में, अभी के समय में ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कि हम लोग थका थका महसूस करते हैं, क्योंकि हम सारे लोग बहुत ज़्यादा सांसें लेते हैं। CO2 बहुत सही निकाल देते हैं। तो आयुर्वेद वाला कॉन्सेप्ट, CO2 वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, ओवर ब्रीथ नहीं करना है, धीरे धीरे कंट्रोल करना है, सांस के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी है। और फिर चलो ये हो गया कि ब्रीथ नहीं करना है, कि ज़्यादा सांस नहीं लेनी है। फिर एक चीज़ होती है क्वालिटी ऑफ आपकी सांस, सांस की क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो अभी आपने एक कॉन्सेप्ट देखा कि जिम में सारे लोगों को एक एक हम लोग का सबका ट्रेंड चल रहा है कि ऐसे छाती फुलाना है, ठीक है, चेस्ट बड़ा करना है, और फिर सब लोगों ने ऐसे सीने को ऐसे चौड़े करके ऐसे घूम रहे होते हैं छाती को, ठीक है। जब भी आप अपने चेस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हो ना, तो जो आप सांस लेते हो ना, वो सिर्फ यहाँ तक आती है और यहीं से वापस चली जाती है। अगर आप अभी भी अपनी सांस को ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देख पाओगे कि आप जो सांस ले रहे हो अभी भी, वो सिर्फ आपके लंग्स तक आ रही है, ठीक है, या फिर थोड़े आपके लंग्स से कम ही आ रही है। अगर आप ज़्यादा सोच रहे हो तो लंग्स में भी प्रॉपर नहीं जा रही होगी और बाहर के बाहर निकल जा रही होगी। हम लोग बहुत उथली सांसें लेते हैं, डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं। जब आप लेटोगे, आप ये चीज़ एनालाइज करोगे, उस समय आपके पेट से सांस ले रहे होते, तो अगर आप अभी आप लेटे हो या आप लेटोगे तो आप एक चीज़ समझोगे कि आप अपने पेट से सांस लेते हो। वो जो ब्रीदिंग है वो बेस्ट है। ओशो ने अपने ओशो अगर आप ओशो को जानते हैं, ओशो जी को जानते हैं, तो उनने अपने प्रवचन आई डोंट नो, प्रवचन में इस चीज़ के बारे में बात की थी कि आपको आपके पेट, उनने ऐसा कुछ बोला था कि नाभि के यहाँ से सांस लेनी चाहिए। तो वो मुझे पता है, मैं समझ नहीं पा रहा था वो क्या है। फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला, उसे कहते हैं डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग क्या है कि आपके यहाँ पे एक मसल होता है डायफ्राम, जो लंग्स को, ठीक है वो छोड़ो, डायफ्राम एक मसल होता है। तो बेसिकली डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग क्या है कि आप अपने पेट से सांस लेते हो। तो जब भी आपको याद आए कि सांस उथली उथली जा रही है, बस हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेट से सांस ले लो, 1 2 4 5 सांसें, और जस्ट मेक योर सेल्फ कॉन्शियस दैट यू आर लिविंग, ओके। तो दिस इज द थिंग, ये डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक ये कॉन्सेप्ट था। और एक ना एक डॉक्टर हैं एंड्रयू हुबरमैन, उनके पॉडकास्ट होता है, उसमें एक ब्रीदिंग के बारे में बात करी गई थी। वो ब्रीदिंग में क्या होता है, आपको 2 बार सांस को खींचना होता है और फिर 1 बार छोड़ देना होता है। ये तो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग क्या है कि आपकी क्वालिटी, आपकी डीप ब्रीदिंग आपकी पूरे बॉडी को जगाती है। ये वाली ब्रीदिंग क्या करती है, आपकी लंग्स को जगाती है, कि जो मर गए हैं ना लंग्स के सेल, कि उनकी डेथ होती जा रही है पड़े पड़े, उसे जगाती है। ये ब्रीदिंग ऐसी होती है कि मैं 1 बार सांस लूँगा, अब मुझसे भर चुका है, अब मैं एक दूसरी सांस प्रेशर से लूँगा, ओह अब भर गया है, और अब मैं छोड़ दूंगा। पहले में जितना भर सकते थे नॉर्मल सांस, दूसरे में एक्स्ट्रा सांस भरनी है ताकि आपके लंग्स ऐसे जग जाए। अगर आप ये प्रॉपर ताकत से करोगे तो आपके लंग्स में दर्द होगा, क्योंकि वो मर चुके थे। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ ब्रीदिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर तो ये आप ट्राई कीजिए, अगर आप इनकॉपरेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं भी ट्राई करूँगा अगर मैं कर पाया थोड़ा बहुत तो इसके अराउंड हम अपने लंग्स का डिस्कशन ख़त्म करते हैं। सो ऑलमोस्ट हमने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को लेके डिस्कस कर लिए हैं। अब जाते जाते है ना, मैं एक छोटी सी बात आपसे करके और हम इसे रैप अप करते हैं, ठीक है। और वो बात है मेडिटेशन को लेके, ठीक है। अब मेडिटेशन को लेके क्या है कि कुछ लोग मतलब रिसर्च ये कहती है कि मेडिटेशन ना आपका फोकस बढ़ाता है और प्राणायाम ना आपका स्ट्रेस कम करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार कि जैसे जो इंसान के थॉट्स क्लियर हैं, अगर वो मेडिटेशन करता है, थोड़ा अपने बारे में सोच लेता है, तो वो इंसान का स्ट्रेस तो कम होगा यार थोड़ा। और देखिए स्ट्रेस का ऐसा है ना कि हम जितनी भी बातें कर रहे थे वो कोई काम की नहीं है। अगर आप स्ट्रेस में हो, आप स्ट्रेस में हो तो सब दिल भी धड़केगा, सब कुछ बुरा होगा और आप ऐसे ना पड़े रहोगे। तो स्ट्रेस इज़ समथिंग दैट नीड टू बी एड्रेस्ड, राइट। तो स्ट्रेस कम करना है हमें, ठीक है। और मेडिटेशन इज़ अ गुड थिंग। सो मैं आपको एक ना कहानी सुनाना चाह रहा था, मेडिटेशन की एक कहानी, जो मैंने एक बुक है मार्क मेंसन की, उनकी बुक में मतलब मार्क मेंसन की एक बुक में मैंने वो कहानी पढ़ी थी। वो कहानी है वियतनाम वॉर के बारे में। वियतनाम एक कंट्री है साउथ ईस्ट में, और वहाँ पे ना कुछ इश्यूज चल रहे थे, राइट। तो वहाँ का जो लीडर था ना, वो भी बुद्धिस्ट लोग वहाँ पे रहते हैं वियतनाम में, वो बुद्धिस्ट लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। और अमेरिका भी उस इंसान को सपोर्ट कर रहा था। तो ये लोग बुद्धिस्ट लोग बहुत परेशान थे, इनको बेसिक राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, एजुकेशन नहीं दिया जा रहा था, बच्चों के साथ दिक्कत की जा रही थी। ये लोग बहुत परेशान थे, प्रोटेस्ट करते थे, धरना देते थे, तो इनको ये लोग पीट पाट के अलग कर देता था वो उनका जो हेड था।
तो एक बार ना जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनने एक तरीका ढूंढा कि चलो हम ना प्रोटेस्ट करते हैं। तो उनने थोड़ा अजीब तरीका ढूंढा, और वो लोग इकट्ठे हो गए, और उनके जो सबसे हेड, उनके जो मॉन्क थे, उनके जो लीडर थे, उनका नाम था क्वेंग डक, आई थिंक ऐसा कुछ नाम था। वो सारे लोग एक मार्केट में इकट्ठे हो गए बीच रास्ते में, और वो जो क्वेंग डक थे मॉन्क, वो ना एक मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ गए। ठीक है, कोई एक फॉर्म ऑफ लाइफ की उनने उस सिटिंग में अपने आप को कंफर्टेबल किया। फिर उनके जो शिष्य थे या उनके जो फॉलोअर रहे होंगे, उनने वो जो मॉन्क थे उनके ऊपर ना मिट्टी का तेल डाल दिया, गैसोलीन, ठीक है, उनके ऊपर डाल दिया। तो वो ऐसे बैठे हुए हैं और क्वेंगडक, और उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया, सारे लोग देख रहे हैं, और उनको आग लगा दी गई। उनके उनके जो फॉलोअर थे उनने उन्हें आग लगा दी, मतलब वो ज़िंदा ऐसे बैठे और उन्हें आग लगा दी। वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, वो परेशान हो गए थे, वो सब चीज़ें जो वहाँ वियतनाम में हो रही थी। ऐसा कहते हैं कि वो जो मॉन्ग थे ना, वो उस मुद्रा में बैठे रहे, वो हिले भी नहीं। ठीक है, उनके मुंह से ना कोई आवाज़ नहीं निकली, और वो बैठे रहे उसी मुद्रा में, और उसी मुद्रा में वो प्रोटेस्ट करते करते जलते जलते उनकी डेथ हो गई। ठीक है, मेरे हाथ पे एक बार कॉफ़ी गिरी थी, मैं पागलों की तरह भागा था। ठीक है, वो इंसान पूरा ज़िंदा जल गया। ऐसा क्या पावर था उस मेडिटेशन में कि उनको दर्द का हल्का सा भी कुछ फील नहीं हुआ। समझ रहे हो आप, मेडिटेशन किस लेवल पे हो सकता है शायद हम जानते भी नहीं हैं, और हम तो क्या ही जानेंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं उसे सोचने की। एक कॉन्सेप्ट और था, मैंने सदगुरु जी जो हैं उनके किसी वीडियो में सुना था, वो टाइड रिलेटेड था। मैं आपको बताता हूँ, देखिए टाइड्स क्या होती हैं, टाइड, निर्मानी। टाइड क्या होता है टाइड क्या होता है कि देखो, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, ठीक है, और इस पे समुद्र है, पानी है। तो कभी कभी यह होता है, कभी क्या हमेशा ही होता है, जो मून होता है, चंद्रमा, वो जैसे यहाँ पे आया, ठीक है। अब मून में खींचने की शक्ति है, ग्रेविटेशन है मून, तो वो ना समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचता है, तो समुद्र का पानी ऐसे ऊपर उठता है, और जब वो मून आगे चला जाता है तो समुद्र का पानी नीचे गिर जाता है। तो टाइड में क्या होता है, पानी ऊपर उठता है मून के जैसे, और नीचे गिरता है। सदगुरु जी ने एक बात कही थी, उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब मून के ग्रेविटेशन की वजह से समुद्र का पानी उठ सकता है, तो हमारी बॉडी भी तो 70% पानी से बनी है, हमारी बॉडी में 70% पानी है। मतलब एक टाइम ऐसा होता होगा जब कभी ना कभी दिन में मून हमारे भी ऊपर आता होगा, चांद हमारे जस्ट ऊपर आता होगा, और हमारे अंदर का पानी भी थोड़ी देर के लिए ऊपर उठता होगा और नीचे जाता होगा। क्या आप में इतनी कॉन्शियसनेस है, क्या आप में इतना फोकस है कि हम उस चीज़ को फील कर सकें? ठीक है, अब ये बात कोई फील करे ना करे, ये बात सोचना ही बहुत बड़ी बात है। आप समझ रहे हो मेडिटेशन किस लेवल पे लोग लेके जाते हैं। सो ये था कि मेडिटेशन तो, ये बड़ी बड़ी बातें मैंने कर दी हैं, बस मैंने ऐसे ही कर दी हैं कि यार कभी मूड हुआ तो थोड़ा बहुत आप भी जान लेना मेडिटेशन के बारे में, मैं भी थोड़ा और जान लूँगा, हम लोग कर लेंगे, गरीब लोग थोड़ा बहुत जो होगा हमसे। तो ऐसे ही बोल दिया, और इसी के साथ ना हम अपनी ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। और देखिए यार, जाते जाते मुझे पता है यार, देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी सारी बातें मैंने कर दी हैं, ना आप सब कुछ करने वाले हो, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। लेकिन एक बेसिक सा रीज़न क्या था यार, कि एक ना कॉन्शियसनेस डेवलप करना, कि अब आपको पता है यार कि डार्क चॉकलेट आप खा सकते हो, आपको टमाटर खाना चाहिए, आपको लहसुन खाना चाहिए, ठीक है। जब भी आपका मन हो आपको थोड़ा सा भाग लेना चाहिए, लिफ्ट की जगह सीढ़ी ले लेना चाहिए। ये सारी बातें आपको पता थी, थोड़ी सी और पता चल गई, थोड़ी सी यादों में रहेंगी। तो जब भी आपका मन हो ये सब आप करो, ओके। और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ऑन दिस नोट आई एम टेकिंग योर लीव, गुड बाय एंड टेक केयर।